हाँ तो गाइस 1 साल हो गए अपनी गाड़ी को। 1 साल होने पे इस गाड़ी का रिव्यू तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ कुछ अच्छे और कुछ नॉट सो अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा मैं। पहला चीज़ ये, जो मैंने गाड़ी ली थी, जब मैंने ये गाड़ी लेने के लिए अपना एक क्राइटेरिया का बॉक्स बनाया था, उसमें ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस पे ये गाड़ी टिक हुई है अभी तक। तो ये गाड़ी में मैंने एक क्राइटेरिया था कि मेरे सिटिंग पोस्चर के हिसाब से गाड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए लॉन्ग टूर पे, तो वो क्राइटेरिया मेरा फिक्स हुआ। मैंने 777 किलोमीटर सिंगल डे में क्लिक किया था एंड इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल फॉर मी। मुझे हाँ थकान तो हुई थी, मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे थकान नहीं हुई थी, थकान हुई थी, बट वो थकान थी ड्राइव की। अगर आप कार भी करोगे, अगर आप ट्रैवल भी करोगे उतना किलोमीटर एक दिन में बाई रोड, तो आपको थकान होगी, जो जायज़ है ये। बट सिटिंग पोस्चर को लेके और उतना लंबा ट्रैवल करने को लेके वो थकान जस्टिफाइड थी। तो मुझे जो था, ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल लगी वो राइड में, तो वो क्राइटेरिया एक फ़िक्स हुआ। सेकेंड जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था वो था कि गाड़ी काफ़ी डिपेंडेबल है। तो जब आप गाड़ी चलाते हैं लंबे रूट पे, या आप गाड़ी कहीं लेके जाते हैं जहाँ आपको पता है कि आपको कुछ ऐसी जगह मिलेंगी जहाँ पे इसका सपोर्ट नहीं रहेगा आपको सर्विस का, या अगर ये बंद हो जाती है तो वहाँ पे भी ये गाड़ी डिपेंडेबल है। तो मैंने ये गाड़ी मतलब आप सोचिए, मैं रात को 12 बजे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा था, जो मेरे उस दिन का डेस्टिनेशन था रुकने के लिए, क्योंकि बारिश के कारण और वो मेरा पहला राइड था, तो मैं टाइमिंग ठीक से अपना मैनेज नहीं कर पाया था। पहला लंबा राइड था, उतना लंबा। मैंने जब पुणे राइड किया था तो दैट वाज द डे 1 ऑफ माय पुणे राइड। इट टुक मी 2 days, अराउंड 22 hours, सो आई स्प्लिट किया था मैंने उसको 2 दिन में। तो वो पहला दिन था मेरा उतना लंबा ड्राइव का, तो मैनेज नहीं कर पाया था। और मैं काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशंस में था जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, 2 खेतों के बीच में से निकल रहा था, बट आई फाउंड इट रियली गुड। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी मुझे धोखा देगी या गाड़ी कहीं बंद पड़ सकती है। तो दैट वाज अ गुड पार्ट दैट अगेन टिक्ड माय बॉक्स। नाउ थर्ड थिंग, गाड़ी मतलब आपको हाईवे में ये गाड़ी लगेगा कि हाँ अभी और चल सकती है, अभी और चल सकती है। मैंने इसको टॉप स्पीड 140 किया था, लेकिन तभी भी ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी और जाएगी। मतलब हाँ है इस गाड़ी में जान, मतलब आराम से आप 170-180 में क्रूज़ कर सकते हो अगर आप चलाना गाड़ी को जान चुके हो अच्छे से तो। बट आई विल नॉट रिकमेंड यू। वो एक्स्ट्रा थ्रिल के कारण कभी कभी हमारा जो पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी का, वो ख़राब हो जाता है। इनका जो इकोसिस्टम है सर्विस का, वो काफ़ी बढ़िया है। तो मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी जब मैं खंडाला में था, मैं पुणे से मुंबई जा रहा था। लेकिन वो मैं जब जैसे ही पनवेल पहुंचा, हार्डली आधे घंटे का राइड करके, 45 मिनट का राइड करके मुझे वहाँ पे सर्विस सेंटर मिल गया। लोनावला में भी था सर्विस सेंटर, बट मैंने प्रेफर किया कि मैं पनवेल में जाके उसको चेक करवाऊँ। तो दैट इज़ अगेन अ थिंग जो आपको श्योरिटी देने में हेल्प करती है कि हाँ भाई आप इसको लेके निकल सकते हो कहीं भी कभी भी, बशर्ते कि आप गाड़ी को मेंटेन रखे हो अच्छे से। मतलब गाड़ी को जो चाहिए एटलीस्ट वो सारी चीज़ें दे रहे हो आप उसको। नाउ कमिंग टू नॉट सो अच्छे वाले एक्सपीरियंस, चीज़ है जो रॉयल इनफील्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ी है काफ़ी समय से, वो है इसके सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है इसका बैक का। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड पहले से चलाए हो तो आपको मालूम होगा कि चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे सुपर मीटियोर हो, चाहे जीटी हो या मेरी गाड़ी हो, ये स्टिफनेस का ना जो प्रॉब्लम है, ये मतलब एसोसिएट चिपका दिया गया है रॉयल एनफील्ड के साथ, और जो काफ़ी हद तक है भी सही। मतलब आपको स्टिफनेस समझ में आएगी जब आप राइड कर रहे हो। जो बम्पी रोड्स हैं जो ठीक से नहीं बनी है, उसमें गड्ढे हैं नॉर्मल रोड्स में, तो यू विल फील दैट जर्क। यू कैन एडजस्ट योर शॉकअप्स, आप उसे ऊपर करवा सकते हो आप अपने हिसाब से। तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ द ट्रिपर। इट इज़ मतलब आप नहीं ट्रस्ट कर सकते उस पर।
पता नहीं क्यों जब गूगल का अपडेट आता है तो रॉयल एनफील्ड उसको इमीडिएटली, या एटलीस्ट नॉट इमीडिएटली, तो कुछ समय में तो उसको रोल आउट करे। ये ट्रिपर मुझे 2 बार धोखा दे चुका है मेरे लंबे ट्रिप्स में, और उसके कारण मैं 2 बार ऑलमोस्ट 10-10 किलोमीटर के रूट मेरे ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अनदर थिंग, इसमें गाड़ी में यार चार्जिंग पॉइंट दिया है जो किसी काम का नहीं है। इसका जो चार्जिंग पॉइंट है ये नीचे टूल बॉक्स के पास दिया है, वो आपको गाड़ी एक्चुअली चालू करके खड़ी करनी पड़ेगी और वहाँ से तार निकाल के आपको हाथ में फ़ोन रख के या सीट में फ़ोन रख के उसको चार्ज करना पड़ेगा, विच इज़ टोटली इम्प्रैक्टिकल। तो ये सारी चीज़ें जो मेरा एक्सपीरियंस था 1 साल में। एक चीज़ और, अगर कोई रास्ते में थोड़ा लंबा सा गड्ढा है या कुछ डेंट सा है रास्ते में, तो ये चक्का उसको फॉलो करता है। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि गाड़ी गिर जाएगी, भले ही वो गिरेगी नहीं, बट बहुत अनयूजुअल सा कंडीशन हो जाता है उस टाइम पे। मतलब चक्का शायद उसके अंदर, हमको ऐसा लगता है कि चक्का उसके अंदर चला गया और फिसल जाएगी गाड़ी, होती नहीं है वैसी। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थे जो मेरे रॉयल एनफील्ड के 1 साल के होने पे रहे हैं। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ when you are approaching 1 year, what all things you have to keep in mind. तो पॉइंट नंबर 1 इज़, आपको तो आपकी डीलरशिप या सर्विस सेंटर जो है आपकी डीलरशिप की, वो कॉल करके बताई देगी कि आपका 3rd सर्विस ड्यू है, जो 10,000 या 1 ईयर के कंप्लीशन के पहले आपको कराना है। तो मेरा जो ब्रेक शू था वो मैंने अपने 1st ईयर होने से पहले ही चेंज कराया था। उसके पीछे भी रीज़न है, वो मैं बताता हूँ आपको आगे, वो मेरे को क्यों चेंज कराना पड़ा। तो जब सर्विस रहती है तो उसमें जनरल सर्विस ही करते हैं हम लोग। ऑयल चेंज होता है आपका 10,000 किलोमीटर पे, 500 किलोमीटर के बाद सीधा 10,000 किलोमीटर पे आपका ऑयल चेंज होगा, या 1 ईयर जो भी उनका क्राइटेरिया है। आपका एयर फिल्टर चेकअप होगा, आपका टायर के अलाइनमेंट चेक होंगे, आपका चेन का अलाइनमेंट चेक होगा, आपके बाकी गाड़ी की ट्यूनिंग होगी। दे हैव अ मशीन जिसमें वो आपकी गाड़ी के साथ ट्यून करके उसको चेक करते हैं। आई विल ट्राई एंड पुट दैट वीडियो अप। तो ये सारी चीज़ें आपके फर्स्ट सर्विस में क्लियर होगी, जिसका मुझे कॉस्ट आया था अराउंड 2,700 रुपीज़। अब पता नहीं, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे कि भाई 10,000 किलोमीटर पे लंबा खर्चा होता है। भाई वो डिपेंड करता है कि आपने गाड़ी को कैसे तरीके से चलाया है, कहाँ चलाया है, और आपने कितना मेंटेन किया है उसको। मेरे को तो 2,700 रुपये ही लगे। तो अब ब्रेक शू पे आते हैं। ब्रेक शू मुझे चेंज इसलिए करवाना पड़ा, अराउंड 8,000 किलोमीटर हो गई थी मेरी गाड़ी, और ब्रेक शू मुझे इसलिए चेंज कराना पड़ा क्योंकि जब मैं अपनी पुणे वाली राइड पे गया था, पुणे मुंबई वाली राइड पे गया था, तब मैंने वहाँ पुणे पहुँच के अपने शूज़ चेंज किए थे। वहाँ पे मैंने दूसरे शूज़ लिए थे क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी, और मैं जो शूज़ पहन के गया था यहाँ से, वो पानी को ठीक से रोक नहीं पा रहे थे और थोड़े पुराने थे। तो आई चेंज्ड माई शूज़ इन पुणे। ड्यू टू दैट आई कुड नॉट जज द वेट ऑन दी ब्रेक पेडल, तो वो काफ़ी टाइम तक दबा रह गया था व्हाइल रिटर्निंग बैक। तो उसके कारण मेरे जो ब्रेक शू थे वो ख़राब हुए। वो तो किस्मत थी कि हमारा जो डिस्क था उसमें कुछ डैमेज नहीं आया, नहीं तो आप अगर अपने ब्रेक्स को दबा के रख के काफ़ी देर तक गाड़ी चला देते हो तो ब्रेक शू तो जाते ही जाते हैं, साथ में आपका जो डिस्क है वो भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। जो कुछ 5,000, 8,000, 10,000 रुपए के खर्चे आते हैं आपके इनवॉइस के, तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे मेंटेन किया है। हाँ, लेकिन आप उसको सूट रहे हो और संभाल नहीं रहे हो तो भाई कोई भी चीज़ है, चाहे वो शरीर हो चाहे मशीन हो, खर्चा तो देगी भाई आपको। सो दैट वाज द कॉस्ट ऑफ माय 3rd सर्विस, 2,700 प्लस 2,900 फॉर द ब्रेक शू। सेकेंड थिंग, व्हेन योर फर्स्ट ईयर इज़ अप्रोचिंग, आपको आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा। अब इंश्योरेंस, अब आप कि जब डीलरशिप आप गाड़ी लेते हैं तो बोलते हैं कि 5 साल का इंश्योरेंस कंपलसरी है, सही है, जिसमें आपके इंश्योरेंस जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहला तो रहता है ओन डैमेज, आपकी गाड़ी का और आपके को कवर करता है जो,
और दूसरा पार्ट होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो कंपलसरी है बाय अवर गवर्नमेंट, तो हमको वो करवाना ही पड़ता है। तो इसलिए वो 5 साल का इकट्ठा गाड़ी लेते समय नॉर्म हो गया है, वो करके ही मिलेगा। नाउ आपको ओन इंश्योरेंस जो है रिन्यू करना पड़ेगा आफ्टर 1 ईयर। तो वो रिन्यू करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला, आपको कौन कौन से एड ऑन सेलेक्ट करने हैं। दूसरा, वो एड ऑन्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। अगर आप कहीं पे मतलब लोकेटेड है, मतलब जिस जगह पे आपको मालूम है आपको कुछ समय यहाँ बीतेगा आपका, तो उस जगह पे पहले आप अपने सर्विस सेंटर में जहाँ पे आप अपनी गाड़ी सर्विस कराएंगे वहाँ पे पता कर लीजिए कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी जो है वहाँ पे सर्विस देता है और उसका फीडबैक अच्छा है। आपका जो सुपरवाइज़र होगा या आपका जो सर्विस इंचार्ज होगा वहाँ पे मैनेजर, वो आपको हेल्प कर देगा उस चीज़ में। अब इंश्योरेंस लेने में आपको कुछ एड ऑन्स जो है वो ध्यान रखने हैं। उसमें से मैंने जो चीज़ें ली थी उसमें पहला मैंने लिया था अपना जो बेसिक इंश्योरेंस है ओन डैमेज का, वो मैंने अपना इंजन प्रोटेक्ट करवाया था उसमें। अब वेदर का कंडीशन ऐसा है, कहाँ पानी भर रहा है कहाँ पानी नहीं भर रहा है, गाड़ी को कहाँ से डैमेज हो सकता है इंजन से, वो आपको नहीं मालूम। अभी पेट्रोल की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो वी डू नॉट नो व्हाट फैक्टर माइट इम्पैक्ट योर इंजन, सो इट बेटर टू बी सेफ, and so this add-on comes on very handy. Second add-on which I think is necessary is your back to invoice. So this add-on comes on handy when in case of कभी आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या complete डैमेज रहता है 100%, तो ये add-on जो है आपको काम आता है। ये add-on में आपके इनवॉइस वैल्यू पे आपको क्लेम मिलता है, ना कि आपको क्लेम मिलेगा आपके जो डिप्रिशिएटेड वैल्यू है उस पर। बाकी जो एड ऑन्स आते हैं, जैसे कंज्यूमेबल का एड ऑन देती है कोई सी कंपनी, कोई सी कंपनी आपको टायर और इसका एड ऑन देती है, तो दैट यू कैन चेक कि आपको एड ऑन्स चाहिए हैं कि नहीं चाहिए। हाँ, और ये ज़ीरो डेप होना चाहिए। जब आप बेसिक लेंगे तो उसमें आपको ज़ीरो डिप्रिशिएशन ऐड करवाना है, और आप जब अपना इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे तो अपना इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू ये चेक करा लीजिएगा, विच जनरली डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। तो जो IDV है, जब आप इंश्योरेंस का ये लेंगे कोटेशन लेंगे, उसमें अपना IDV ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो उनसे एक बार समझ भी लीजिएगा। अगर आप खुद से ले रहे हैं तो मैंने आपको बताया जैसे कि इट शुड बी अराउंड 10%, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर बाइक कि आपकी गाड़ी कैसे कंडीशन में। तो जनरली वो 10% के हिसाब से माइनस होता है। ये हो गया इंश्योरेंस को लेके। अब इंश्योरेंस में ना 2-3 फैक्टर्स हैं जो हमको लगता है, जैसे कि जो ये बड़ी गाड़ियाँ हैं इनको आप चलाते हैं, रास्ते में कहीं ख़राब हो गई तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है इनको मूव करने में, तो उस टाइम पे काम आता है RSA। अब RSA जो है इन गाड़ियों में 650cc इंजन में जो रॉयल एनफील्ड की है, इसमें 5 साल का दिया गया हुआ है। आई विल मेंशन द नंबर ऑफ द RSA कॉल सेंटर, आप इसमें फ़ोन करके अपनी गाड़ी का पता कर सकते हैं। तो बिफोर बाइंग द इंश्योरेंस मुझे RSA लेने के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा था वो, तो मुझे डाउट आया और फिर मैंने वो RSA के कॉल सेंटर पे फ़ोन किया एंड आई इंक्वायर्ड, तो आई गॉट टू नो। मुझे हाँ, ये चीज़ आपके डीलरशिप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना एजुकेटेड है आपका डीलरशिप और आपको कितना एजुकेट कर रहा है वो। ये नहीं कि सिर्फ डील क्लोज़ किया और टाटा बाय बाय। तो सो नो नीड टू इंक्लूड दैट एड ऑन इन योर इंश्योरेंस। थर्ड थिंग इज़ पोल्यूशन सर्टिफिकेट। सो पोल्यूशन सर्टिफिकेट 1 साल में आपको रिन्यू करना पड़ता है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपके रजिस्ट्रेशन से 1 साल तक का रहता है, तो आप चेक कर लीजिएगा आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कब का है और आप उस हिसाब से अपना POC अपडेट करा लीजिएगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई वांटेड टू ब्रिंग इन योर अटेंशन की 1 साल अप्रोच जब करती है गाड़ी तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करानी है। नाउ कमिंग टू द थर्ड सेक्शन इज़ द Q&A सेक्शन, द क्वेश्चंस विच आई रिसीव। पहला क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा आता है कि भाई आपने ये गाड़ी क्या सोच के ली, ये गाड़ी सिर्फ एस्थेटिकली ही अच्छी है कि एक्चुअली ये आपके सारे पर्पस, या आपको ये मतलब गाड़ी एक्चुअली में उस लेवल का परफॉर्मेंस देती है जिस लेवल का देना चाहिए। तो भाई ये गाड़ी मैंने जैसे बताया आपको अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में कि ये गाड़ी मेरे ज़्यादातर क्राइटेरियाज जो हैं वो फुलफ़िल कर रही थी।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, ये क्या गाड़ी आपके हाइट के हिसाब से सूटेबल है? मेरी हाइट 5'7" है, और हाँ, ये गाड़ी मेरी हाइट के हिसाब से मुझे सूटेबल लगती है। ये गाड़ी मुझे जैसा सिटिंग पोजीशन चाहिए वैसा प्रोवाइड करती है। थर्ड क्वेश्चन था कि गाड़ी पे मॉडिफिकेशंस आपने क्या क्या कराए हैं और कितने एसेंशियल हैं। भाई गाड़ी मैंने ऑलमोस्ट क्लीन ही रखी हुई है। मैंने सिर्फ ये बार एंड मिरर्स बाहर के लगाए हैं। ये भी ब्रांडेड ही है, ये ऐसा नहीं है कि लोकल मार्केट के हैं, ये भी ब्रांडेड ही है। और मैंने ये जो लेग गार्ड है वो मैंने बाहर लगाए हुए, रॉयल एनफील्ड के नहीं है। मैंने गाड़ी के साथ ऑर्डर किए थे लेग गार्ड, बट उनका आने में डिले था और मुझे ट्रिप पे जाना था तो मैं निकल गया था। एंड लास्ट थिंग गाइस, आई रियली वुड अप्रिशिएट एंड वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी बताया है अभी उसमें कि कुछ अलग इश्यूज़ आपने फेस किए हैं तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा। इवन इफ़ यू डिसएग्री, आई वुड रियली अप्रिशिएट, आप उसे लिखिए। ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ वैसे ही हो रहा हो। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन in my next video. Bye bye. काम लगवा देते आप।